देश की राजनीति इसी पर चलेगी कि मुसलमान बांटो और राज करो। हमारे साथ हैं अतुल अंजान, नेता सीपीआई के, हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, नेता कांग्रेस के, और हमारे साथ हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली, मुस्लिम धर्मगुरु। जेडीयू के नेता राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं और बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल अंजान साहब, पहला सवाल मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप एक तरीके से अभी तक इस गेम से बाहर दिखाई पड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अब अगला चुनाव इसी बात पर होगा कि मुसलमान बांटो और राज करो? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित जितने लेफ्ट पार्टीज हैं वो कभी धर्म को राजनीति का हिस्सा नहीं बनाते हैं और न राजनीति में धर्म लाने की वकालत करते हैं। ये काम कुछ लोगों का है जिन लोगों ने धर्म को राजनीति से जोड़ने का काम किया, और पहले ये मुख्य रूप से भारतीय जनसंघ और आरएसएस ने किया था। 52, 57, 62, 57 में तो राम राज्य परिषद को साथ में लेकर के गाय का सवाल, हिंदू कोड बिल का सवाल, ये सारे सवाल को लेकर के, धर्म के सवालों को लेकर उतर आए, और बाद में ये सब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम सवाल, ये सवाल लेकर के उतर आए। धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के संबंध में कई तरह के फैसले इलाहाबाद हाई कोर्ट के, लखनऊ बेंच के हैं और दूसरे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत से सवालों पर है। ये बात तो स्पष्ट है और इस देश का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप धर्म को राजनीति से जोड़ें, लेकिन धर्म के इस्तेमाल को हम राजनीति में अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचने का एक साधन मात्र बनाने के लिए काफी दिनों से सक्रिय हैं। और 80 के दशक के बाद से तो इस बात पे होड़ लग गई कि कौन भारत माता का मंदिर का उद्घाटन करेगा, अतुल जी, कौन किसका 2013 और 14 की लड़ाई है, बैठ करके इसका इस्तेमाल किया है। लड़ाई 2013-14 की है और उसमें आप देख रहे हैं ना कौन कौन क्या तीर चला रहा है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं इस पृष्ठभूमि में आप सही कह रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में हमको ये देखना पड़ेगा, 13 और 14 को छोड़िए, क्या वोटों के मान लेने से और ध्रुवीकरण करा लेने से, सत्ता में बैठ जाने से देश के मकसद और संविधान की रक्षा हो जाएगी? देश के भूखे लोगों को खाना मिल जाएगा? देश के अंदर जो बेरोजगार नौजवान उनको काम मिल जाएगा? अगर इससे धर्म का इस्तेमाल करने से उनको मिल रहा है तो कर लीजिए। एक बार देश के अंदर और भी राजनीतिक रक्तपात और सन्नाटा पैदा अखिलेश जी, कुछ लोग जो लोग अखिलेश जी, सफाई है कोई राहुल जी के बयान पर? वो आज यहाँ के खड़े हो गए जी। राहुल जी के बयान पर कोई सफाई है? नहीं, राहुल जी ने कौन सा सब बयान दे दिया? कोई सफाई की आवश्यकता नहीं है। और जो आपने अभी बोला कि अलग थलग पड़ गए, कोई अलग थलग नहीं। राहुल जी ने वही कहा जो सबको पता है। यह बात अलग है कि कोई बोलता नहीं था। क्या बीजेपी या कोई और दल ये कहेगा कि आईएसआई यहाँ के हमारे नौजवानों को बरगलाती नहीं है, उनकी भावनाओं को फुसला बहला करके उनके जज्बातों से नहीं खेलती है? ऐसा ही यहाँ पे हमारे भोले भाले नौजवानों को क्या वो गुमराह करके अपने नहीं ले जाती है? अभी दर्जनों लोग हर साल ऐसे सरेंडर करते हैं, पकड़ में आते हैं। आप कह रहे हैं कि राहुल जी अलग थलग नहीं पड़े। मौलाना साहब यूज किया है। मौलाना साहब, राहुल जी का साथ देते हैं आप इस बयान पर? जी नहीं, कोई नहीं, कतई तौर पे नहीं, बल्कि जो ये अभी कांग्रेस के लीडर ये बात कह रहे हैं कि एसआई वाले यहाँ पे लोगों को, नहीं, ये बात बुनियादी बात पर बहुत गलत है कि आप इस तरीके से मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में कश्मीर को अगर हटा दीजिए, उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर एक भी मुस्लिम नौजवान टेररिज्म के चार्जेस पर अभी उस पर चार्जेस प्रूव नहीं हुए हैं। तो ये कहना कि आईएसआई आती है और मुस्लिम नौजवानों को बहकाती है, ये कहीं ना कहीं हम लोग का ये मानना है कि ये मुस्लिम नौजवानों के पेट्रियोटिज्म पर एक सवालिया निशान खड़ा करने के बराबर है, जिसकी हम लोग सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप गलत, आप मौलाना बड़े अदब से मौलाना साहब, कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों की निष्ठा पे कोई शंका नहीं करता है, बीजेपी के अलावा कोई नहीं करता है। जितने निष्ठावान, इतने इसका कहने का क्या मतलब कि आईएसआई आती है और मुस्लिम नौजवानों को बहका रही है, यानी मुस्लिम नौजवान जो है उनके कांटेक्ट में है। जो भी शख्स हमारे अगर उदाहरण दे रहा है तो मुस्लिम नौजवान उनके साथ एक मिनट मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आप सुन लें। अभी अब्दुल करीम टुंडा साहब हिंदुस्तान में आए,
वो उनको बरगला के ले गए तो उन्होंने खुद कहा कि मुझको किस किस तरह से बरगलाया गया। अखिलेश जी ये अखिलेश जी यूपी के ही हैं। अखिलेश जी साहब तो ना कहिए, कम से कम साहब पर पहले ही बड़ा बवाल हो चुका है। साहब तो ना करिए अब्दुल करीम टुंडा को। हम वापस आते हैं, चलिए हम मौलाना साहब की पूरी बात सुनते हैं, आपकी भी पूरी बात सुनते हैं। राजीव रंजन साहब और हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी भी हैं, वो दोनों से भी पूछेंगे कि कौन इस वक्त किसके साथ है और कौन किसका सर्टिफिकेट देने के लिए अधिकृत है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं, रहिए हमारे साथ। आप मुसलमान बांटो राज करो, क्या वाकई मुस्लिम वोट बैंक के लिए राजनीति हो रही है? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं खास मेहमानों से, लेकिन फिलहाल आपको सीधे ले चले नरेंद्र मोदी की रैली में वो क्या बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा दृश्य मैंने उदयपुर में पहली बार देखा। तो मैंने एक बात जी से पूछा कि आखिर में ऐसा कार्यक्रम कब हुआ होगा। वो कहते हैं आखिर का मत पूछो, ये पहली बार स्टेडियम भरा है। भाइयों बहनों, ये नजारा कहता है हवा का रूप क्या है। भाइयों बहनों, एक आंधी चल पड़ी, आंधी। मैं कुछ दिन पहले जयपुर में आया था। मैं सोच रहा था वो तो पूरे राजस्थान से लोग आए होंगे, लेकिन आज मेवाड़ की इस धरती के छोटे से प्लाट में से इतना बड़ा मानव सागर बांटो राज करो। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हम चर्चा कर रहे हैं तमाम पार्टियों के नेताओं से। हमारे साथ खास मेहमान हैं, कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं, हमारे साथ सीपीआई के नेता हैं और हमारे साथ मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली धर्मगुरु भी हैं। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी भी उसी राजनीति में कूद गए हैं जिसके लिए अब तक कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती आई है। कांग्रेस के नेता अखिलेश प्रताप सिंह ने ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि राहुल गांधी अलग थलग पड़ गए, यह कहना गलत होगा। जेडीयू के नेता राजीव रंजन सिंह हमारे साथ हैं। राजीव रंजन सिंह साहब, क्या राहुल गांधी की इस बात में जेडीयू उनके साथ है? देखिए, राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है वो कहीं ना कहीं एक संवेदनशील मसले पर एक अपरिपक्व राय है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने घड़ियाली आंसू बहाए और इन सवालों को लेकर के अल्पसंख्यकों को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की है, वो उनका जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है वो अचंभे में डालने वाला जरूर है कि गुजरात दंगों के बाद माफी मांगना तो दूर, पुणे के फर्गुसन कॉलेज में बुरके के जरिए उन्होंने एक बार फिर से उनकी भावनाओं को आहत किया। उसके पहले एक पशु से प्रतीक के तौर पर उन्होंने अल्पसंख्यक जो मारे गए गुजरात के दंगों में उनकी तुलना की और लगातार उन्होंने अल्पसंख्यकों की भावनाओं को आहत करने का काम किया। और इस मसले पर जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को कटघरे में ला करके अल्पसंख्यकों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, मुझे लगता है केवल एक बयान से वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे, इसलिए कि जिस तरह की राजनीति उन्होंने इस देश में की है और खास करके जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी है, चलिए वो अल्पसंख्यकों के बीच एक बार आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। सुधांशु मित्तल साहब बोलिए। मैं ये 3 बयान सामने आए अतुल कुमार अंजान जी के, अखिलेश भाई के और जेडीयू के प्रवक्ता साहब के। पहली बात तो यह कि राहुल गांधी जी के कौन से 2 बयान हैं जिन पे ये बवाल मचा हुआ। एक नहीं, ये 2 बयान हैं। पहला बयान ये था कि दंगे के बाद
वहां के मुसलमान पाकिस्तान के लिए पलायन करने की सोच रहे हैं, और दूसरा कि आईएसआई के लोग जिन मुसलमान बच्चों के घरवाले मारे गए उनको रिक्रूट करने में लगे हुए हैं। अब ये अगर स्तर राजनीति का होना है और राजनीति को इस सांप्रदायिक स्तर तक लेके जाना है, तो ये राजनीति राहुल गांधी जी को सबको मुबारक हो। पहले तो मैं अतुल कुमार अंजान जी का कहता हूं, ये बड़ी उससे धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात कर रहे हैं। इनका इतिहास, किन किन मुस्लिम संगठनों या क्रिश्चियन संगठनों के साथ मिलके इन्होंने राजनीति करी और चुनाव या सरकारों में गए, इसका मुझे बखान करने की जरूरत नहीं है। और इनकी यही नकारात्मक राजनीति ने आज इनको किस हाशिए पे खड़ा कर रखा है, ये देश जानता है। अखिलेश भाई जो हैं वो हैं मेरे साथ। पहले तो मैं कल की बात के लिए उनसे सार्वजनिक तौर पे माफी मांगना चाहता हूं, मेरे से कल गलत बयानी हुई थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं अतुल कुमार क्या कहते हैं अखिलेश भाई से, अखिलेश भाई इस समय देश के सामने विषय क्या है? इस समय देश के सामने विषय भ्रष्टाचार का, इस समय देश के सामने विषय है महंगाई का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, एक युवा के सामने उसकी नौकरी का विषय है, व्यवसाय का विषय अर्थव्यवस्था का विषय है, महिला की सुरक्षा का विषय है। चलिए, आप भाजपा तो सांप्रदायिक है और वो क्या विषय उठा रही है? एक सेकंड, बिल्कुल। भाजपा तो सांप्रदायिक है, वो क्या विषय उठा रही है? वो विकास के विषय उठा रही है, वो अर्थव्यवस्था के विषय उठा रही है। और आप सारे धर्मनिरपेक्ष लोग मिलकर क्या विषय उठा रहे हैं? मुसलमान यहां से भाग रहा है। अखिलेश जी, आपने इसका जो शीर्षक दिया मुसलमान बांटो देश पे राज करो, ये उल्टा है। इन सबकी मानसिकता में यह है कि मुसलमान को संगठित करो और राज करो, और उसको करने के लिए जैसा महमूद मदनी साहब ने कहा कि मुसलमान के मन में आप भाजपा का और नरेंद्र मोदी का भय उसको दिखाओ, ताकि मैं पूछता हूं आपकी बात मैं फिरंगी महली साहब से भी पूछता हूं। अखिलेश जी, जल्दी अपनी बात कहिए। जी, मैं रोहित जी, पहले तो सुधांशु जी ने एक खेद व्यक्त किया, मैं उनका आभार व्यक्त करते हैं, ये बड़प्पन है उनका। हाँ, दूसरी बात उन्होंने कहा कि वहाँ के मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहते हैं। कहीं किसी ने नहीं कहा, न वहाँ से किसी ने बात आई, ये अनर्गल अफवाह, न इस तरह की बातें कीजिए, कोई बात नहीं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था, कभी भाषण दिए थे, उसके 2-4% ही मामले यहाँ यूपी के दंगों का जिक्र करके वो उठाते हैं। उनका मेन मुद्दा मुद्दों और विकास और नौजवानों की देश की और समस्याओं पे होता है। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आप देखें, यूपी में 2 रैलियां मोदी जी ने की, मुजफ्फरनगर का जिक्र किया, दुख अफसोस किया, कुछ बताया, नाम तक नहीं लिया। मेन जो इशारा है हमारे लीडरों का कि बीजेपी के अपने स्वार्थ से जो इस तरह से दंगे कराती है, दूसरे लोग उसका कैसे मिसयूज कर लेते हैं, आप इस बात पर कायम है? कैसे आहत हो खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, कैसे खालिद रशीद फिरंगी महली साहब, ये अपनी बात पर कायम है कि मिसयूज कर लेते हैं। लेकिन मैं एक दूसरा पहलू आपसे पूछना चाहता हूं फिरंगी महली साहब, कुछ लोग मिसयूज कर लेते हैं ये कह रहे हैं, लेकिन यूज इनमें से हर कोई करना चाहता है मुस्लिम वोट बैंक को। देखिए, हम यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के उसमें मसले में पढ़ना नहीं चाहते हैं। पहली बात तो सबको अपने जहन में ये बैठा लेनी चाहिए कि मुसलमान सिर्फ अल्लाह के अलावा और किसी से नहीं डरता, चाहे आप किसी को भी लाके खड़ा कर दीजिए। और दूसरा मसला ये है कि इस इलेक्शन जो होने जा रहा है 2014 में, उसमें अराउंड 60 to 70% जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो यंगस्टर्स हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क में उनको तालीम और एजुकेशन और सरकारी नौकरियां मिले, तामीर और तरक्की के रास्ते पर उनको आगे ले जाया जाए। इस तरीके के सेंटिमेंटल इश्यूज़ उठा करके अगर कोई ये चाहेगा कि मुसलमानों का वोट इन बल्क हासिल कर लिया जाए, तो हम ये समझते हैं कि ये एक नेगेटिव पॉलिटिक्स होगी, चाहे उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करने की कोशिश करे। इस वजह से सबसे मेरी यही गुजारिश है कि जो मुसलमानों के बुनियादी मुद्दे हैं, पर फिरंगी महली साहब, मेरा एक सवाल देखिए आपसे भी है, का मसला हो, आप एक बात कह रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु और भी हैं, वो सारे देखिए क्या बातें कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अगर माफी मांग लें तो हम उनकी तरफ भी जाने की सोच सकते हैं। वो राजनीति नहीं कर रहे क्या? नहीं, देखिए, ये मुल्क जो है किसी एक आदमी से नहीं चलता, ये मुल्क यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन और कानून से चलता है।
अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसको इस मुल्क के कानून के तहत ये फैसला होगा। हमारे और आपके माफ़ करने से माफ़ी नहीं किसी को मिल जाएगी। जो कुछ 2002 में हुआ है वो दुनिया के सामने है, उसको बार बार कहने से कोई फ़ायदा नहीं। अब एक आदमी अगर कोई ये कह दे कि हम लोग उसको भुला दें और आगे बढ़ें तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मित्तल साहब बोलिए। मौलाना साहब, मैं आप ही की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि इस देश के मुसलमान के सामने भावनात्मक विषय नहीं है और ये खौफ दिखा के अब उसको गुमराह नहीं करा जा सकता। वो ये प्रश्न सही पूछ रहा है कि भाई 60 साल 65 साल हो गए, उसकी तालीम का क्या हुआ, उसके व्यवसाय का क्या हुआ, उसकी नौकरियों का क्या हुआ। सिर्फ मीठी मीठी गोली चुसा के और भाजपा का डर दिखा के उसके जो बुनियादी विषय हैं और जो बुनियादी इशू हैं उसका तो कोई समाधान नहीं निकला ना। देखिए, मुसलमान को वोट बैंक पॉलिटिक्स का शिकार ना बनने दीजिए। आज तक गिनी पिग्स बना के वोट बैंक पॉलिटिक्स का शिकार बनाया गया है उसको, सिर्फ खौफ की राजनीति या भावनात्मक राजनीति करके। मुस्लिम तुष्टीकरण का नारा कौन लगाता था? देश जो मित्तल है साहब, इन सारी चीजों के बारे में इन सब बातों को रख करके अगर आप ये चाहिए कि मुसलमान वो सब कुछ भूल जाए जो कुछ गुजरात में हुआ है तो वो पॉसिबल नहीं है। ये ज़रूरी है कि हम लोग आगे बढ़ें, लेकिन जिसने जो जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। आप एक तरफ ये कहें कि फ़लाँ शख्स की चीफ मिनिस्टरशिप में 2000 लोग मार दिए गए, हम उसको भूल जाएं और आगे बढ़ें। बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई, हम उसको भूल जाएं और आगे बढ़ें, ये भी पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है, जिसने जो काम किया है, जो जुर्म किया है, उसको उसके हिसाब से तो सज़ा मुल्क के कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। अब किसने किया है किसने नहीं किया है ये पूरी दुनिया के सामने। चलिए राजीव रंजन साहब अपनी बात रखिए, फिर आते हैं आगे इस चर्चा पर। अतुल अंजान के पास चलेंगे। एक सेकंड मौलाना साहब, सिर्फ ये कह मित्तल साहब राजीव रंजन कुछ कह रहे हैं पहले। गुजरात के दंगों को लेकर के कई बार ये कहा जाता है कि ठीक है, केवल इस सवाल पर जो बाकी राजनीतिक दल अपनी बातें रखते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन गुजरात के दंगों के बाद जिस तरीके से एक मौका था, वहां 10% अल्पसंख्यकों के वोट हैं और उनको प्रतिनिधित्व के नाम पर न वहां विधानसभा की सीटें दी गई, न उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया। राजनीतिक नेतृत्व के तौर पर राजनेताओं की भूमिका क्या है लोकतंत्र में, यह समझना तो जरूरी है। और अगर आप ऐसा कह करके लोगों को गुमराह करते हैं कि राजीव रंजन जी, सवाल तो हम यही लेकर आए ना। प्रतिनिधित्व से राजीव रंजन जी, सवाल हम यही लेकर आए, कब तक इस देश की राजनीतिक पार्टियां मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक समझकर ट्रीट करती रहेंगी? आप जो बात कह रहे हैं हम उसी पर बहस कर रहे हैं। कब तक राजनीतिक पार्टियां करने का सवाल नहीं है, ये उस आबादी के प्रति न्याय का भी सवाल है जो उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा है और उसे राजनीति के मुख्य धारा से आप बाहर रखना चाहते हैं। तो क्या उसे न्याय तब तक नहीं मिलेगा जब तक वो वोट बैंक नहीं बनेगा? आपका तंत्र की जो मूल धारा है ये उसका भी अपमान है, ये वोट बैंक नहीं है। देखिए, ये अतुल अंजान अपनी बात रखना चाह रहे हैं। देखिए, अतुल अंजान अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मैं वापस आता हूँ। राजीव जी वापस आते हैं। कार्यक्रम ये लोगों को धारा से बाहर धकेलते हैं। राजीव जी वापस आते हैं। अतुल जी पूरा मौका आपको मिलता है अपनी बात रखने का, पूरा मौका मिलेगा आपको अपनी बात रखने का। वापस आते हैं, अतुल अंजान की बात सुनेंगे और सुधांशु मित्तल क्या सफाई दे रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ, ये चर्चा जारी है। बांटो राज करो, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। चर्चा हम कर रहे हैं राहुल गांधी के बयान के बाद खड़े हुए सियासी हालात पर। अतुल अंजान साहब, क्या इस देश की राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं किया? देखिए, ये सब आरोप जो हैं, जिन्होंने किया होगा नहीं किया होगा, वो इतिहास की बात है। सवाल यह है कि अभी हमारे मित्र जो है सुधांशु जी ने एक बहुत गलत बात कही कि मुसलमानों को यहाँ पर गिनी पिग की तरह, ये शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए कभी भविष्य में। इसके लिए आप बेहतर हो, एक तो वैसे ही ये भावनात्मक सवाल है, आप किसी को गिनी पिग बता रहे हैं, ये मत कहिए। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी के वक्तव्य से बात क्या निकलती है। राहुल गांधी का वक्तव्य का तमाम बड़ा विस्तार दूसरे नेता कांग्रेस के दे रहे हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की 4 लाइनें काफी हैं, उसे किसी विस्तार की जरूरत नहीं है। उन्होंने किस भावना में दिया और भावना, 4 बातें कही उन्होंने ये कहा कि यहाँ के जिन नौजवान जिनके परिवार के लोग मरे हैं, उनसे आए पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के लोग संपर्क में हैं, उन्हें रिक्रूट करना चाहते हैं। मैं भी उनके संपर्क में हूं, मैं उनसे कह रहा हूं ये काम मत करो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बात
उनको एक इंटेलिजेंस के अधिकारी ने बताई। तो क्या इस देश के अंदर 10 जनपद एक बड़ा पैरेलल सेंटर चला रहा है? देश के आईबी के अफसर आईबी को नहीं बताते, गृह मंत्री को नहीं बताते, ये कौन सा नया काम है? और सबसे बड़ी बात, कानून और व्यवस्था का सवाल राज्य सरकार का है। क्या राज्य सरकार को बताया गया? राहुल ने बताया, राहुल तो एक गृह मंत्रालय ने तो पल्ला झाड़ लिया ना इस बात से, जो आप, मैं समझता हूं बिल्कुल जो बात आप उठा रहे हैं उससे तो गृह मंत्रालय ने पल्ला झाड़ ही लिया सीधे। वहां तो कोई जानता ही नहीं इस बात के बारे में। मित्तल साहब जल्दी से कहिए अपनी बात, आप हाथ उठा रहे हैं बहुत देर। दूसरी बात है, मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी पत्र लिखे केंद्र सरकार को। और चलिए मोदी, देखिए नरेंद्र मोदी इस वक्त रैली कर रहे हैं, एक बार फिर उनके निशाने पर राहुल गांधी है। मित्तल साहब एक बार मोदी जी की बात सुनवाते हैं, फिर आते हैं आपके पास। ये सरकार अभी कल उन्होंने बयान दे दिया, तो मैंने थोड़ी जांच की कि आईएसआई वाला कहां से लाए। मुजफ्फरनगर के नौजवान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसा घटस्फोट किया। मैंने छानबीन शुरू की तो मुझे पता चला कि राजस्थान के अंदर एक पुलिस अफसर कांग्रेस की टिकट मांगने के लिए घूम रहा, तो वो टिकट लेने के लिए उनके पास चला गया और उसने एक कथा सुनाई और इन्होंने दुनिया को सुना दी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं भैया, क्या ऐसे लोगों के भरोसे से चलेगा? क्या आप अपना भविष्य उनके हाथ दे सकते हैं? भाइयों बहनों, ये मेवाड़ की धरती है। तो नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर निशाना साधा है राहुल गांधी के उसी बयान को लेकर जिस पर हम यहां चर्चा कर रहे हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ और धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली के साथ। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद सुधांशु मित्तल आप भी अपनी बात रखिएगा। फिरंगी महली साहब और अखिलेश प्रताप सिंह चुप हैं, उनसे भी पूछेंगे ब्रेक के बाद। फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुसलमान बांटो राज करो। राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी बवाल मचा और नरेंद्र मोदी उदयपुर में राहुल गांधी के उसी बयान पर फिर निशाना साधते हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हैं, अखिलेश प्रताप सिंह हैं, जेडीयू के नेता राजीव रंजन है और हमारे साथ अतुल अंजान भी है। मित्तल साहब ब्रेक से पहले आपकी बात रहेगी। रोहित जी रोहित जी, अभी मैं सुन रहा था, मुझसे कहा गया कि भाजपा की वजह से मुख्यधारा राजनीतिक मुख्यधारा में मुसलमान नहीं आता। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मुसलमान का प्रश्न है देश की मुख्यधारा में आने का, उसका प्रश्न है उसकी नौकरी का, उसके प्रश्न है उसके व्यवसाय का, उसका प्रश्न है सरकार उसकी शिक्षा का। आप भावनात्मक प्रश्न उठा के उसको पीछे उसको पिछड़ा बनाना चाहते हैं। मैं एक सेकंड और कहना चाहता हूं, जहां तक भाजपा का सवाल है, समझ लीजिए हम लोग इंसान हिंदुस्तानियों को मुख्यधारा में किसी जात और धर्म में नहीं देखना चाहते। हम एक मिनट सब बीच में मैं नहीं बोलता, मुझे बोलने दीजिए। मुझे जब मैं बोलता हूं मैं बीच में आप लोगों की मुसलमान मुख्यधारा में है। हम सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम लोग जो हैं जस्टिस फॉर ऑल, अपीसमेंट टू नन। चलिए आप कह रहे हैं अपीसमेंट फॉर नन, लेकिन अखिलेश जी आप हंस रहे हैं, पर आप ही के नेताओं को चुनावों के समय ये सारी बातें क्यों याद आती हैं कि आईएसआई के लोग उनसे संपर्क में हैं, कि तस्वीरें देखने के बाद सोनिया जी के आंसू आ गए थे। आप क्या वोट बैंक के लिए नहीं करते सब? ये तो चर्चा जी ये चर्चा की तहजीब नहीं है। बोलिए जल्दी आखिरी बात। आपके साथ मित्तल जी चुप हो। मित्तल जी रोहित जी आखिरी कमेंट अखिलेश जी बस जल्दी से। सारे पैनलिस्टों से जी आपके साथ सारे पैनलिस्ट क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं कि हमारे देश में पड़ोसी राष्ट्र की खुफिया एजेंसी हस्तक्षेप करती है बरगलाने की? क्या इससे ना इत्तेफाक कोई रखता है? क्या इससे कोई ना इत्तेफाक रखता है कि वहां के कुछ ऐसी संगठन है यहाँ पे हमारा माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं? तो इसलिए डराकर वोट ले लोगों का बीजेपी को छोड़ के बनाना चाहते हैं, नहीं मानेंगे। चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं।
भारत को भी नहीं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। बीजेपी छोड़ के बीजेपी सिर्फ जो मुद्दा बीजेपी का था वो अब कांग्रेस लेगी। अखिलेश जी, आखिरी बात एक लाइन में अतुल जी की बात का जवाब दे दीजिए। इसको चुनाव का मुद्दा बनाना चाहते हैं कि नहीं? सिर्फ विकास और देश क्या विकास करा है आपने? तो आपको 18.5 लाख करोड़ लूट चुके हैं 4.5 महीने 30 मिनट के। ये तो आप आपके पिछले उत्तर प्रदेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का। खालिद रशीद फिरंगी मैली साहब